आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सेशन कमेटी की जानब से लिए गए इनिशिएटिव लिटिगेशन इन टैक्स लॉज सर्टिफिकेशन के अंदर आज हमारा फर्स्ट वीक का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिकली कमिश्नर अपील के पास अपील करने के तरीक़ेकार को समझा था, जिसमें उसके जो बेसिक लाज हैं सेक्शन 127, 128, 129 और उसके जो रेलिवेंट रूल्स थे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनको हमने डीपली देखा। और इसके साथ सेल टैक्स में कैसे हमने अपील करनी है उसका तो जो कानून है सेक्शन 45B और जो इसके रेलिवेंट रूल्स हैं और जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है हमने उसको समझा और फिल करना सीखा था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली इससे आगे हम देखेंगे कि हमने अपील को तैयार कैसे करना है और हमने उसको प्रेजेंट कैसे करना है बिफोर द फोरम ऑफ कमिश्नर अपील इन लैंड रेवेन्यू। तो सबसे पहले तो हम ये एडवाइस करूँगा आप सबको कि आपने पढ़ने की आदत डालनी है। जो भी आप केस तैयार कर रहे हैं उसके लिए आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप सफिशेंटली उसको रिबटल कर सकें और कमिश्नर अपील के पास उसको उन ग्राउंड्स पे लेके जाएं जो कि आपके फेवरेबल हो। इसमें सबसे पहले जो हायरार्की आती है हमारे पास वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं। आप सर्च करें कि जिस टॉपिक पर जिस पॉइंट पर आप केस बना रहे हैं क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की अगर जजमेंट मौजूद है तो उसके बाद फिर किसी के पास भी कोई अपना रास्ता नहीं होता कि उसको वो अवॉइड करे। इसके बाद फिर आप हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स देखें और फिर उसके बाद ATIR की जजमेंट्स देखें। और अगर आप अनरिपोर्टेड जजमेंट के साथ उसका हवाला दे रहे हैं अपने ग्राउंड्स में तो फिर उसकी कॉपी भी अपील के साथ आपने लगानी है। तो सबसे पहले आपने जो जजमेंट्स हैं जो इसके मैगजीन्स हैं टैक्स के स्पेशली टैक्सेशन है, PTD है, PCTLR है, PTCL है, इनको आपने रेगुलर स्टडी करना है और इसके साथ आपने अपना एक रजिस्टर बनाना है, चाहे वो आप हाथ से बना लें चाहे कंप्यूटर पर बना लें, जिसमें आपने तमाम रेलिवेंट केस लाज का हवाला देकर अपने पास नोट करने हैं ताकि दोबारा जब भी वो केस आपके पास आए कि दोबारा जब भी आपके पास केस ला आए तो आपके नॉलेज में हो कि रे ऑलरेडी आप इस पर वर्क कर चुके हैं और इसके ऊपर आपके पास लाइब्रेरी में सफिशेंट मटेरियल मौजूद है। आजकल जितना भी मटेरियल आपके पास होगा केस ला की सूरत में है या किसी और सूरत में है तो वो ही आपके हेल्पफुल है। अदरवाइज़ एक नए केस को डेवलप करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा और नए पॉइंट्स पर कमीशन अपील को असिस्ट करना या किसी भी कोर्ट को असिस्ट करना वो आपके लिए मुश्किल होता है। तो बेसिकली आपने अपनी लाइब्रेरी को मेंटेन करना है और लाइब्रेरी ऐसे मेंटेन करनी है कि आपने जजमेंट्स को पढ़ने की आदत डालनी है। जजमेंट्स को आपने ऐसे पढ़ना है कि जैसे कि उसमें पार्टीज़ के नाम क्या हैं, जजेस के नाम क्या हैं और इसके बाद उन जजेस की आपने हायरार्की बनानी है, अपने तौर पे एक प्रायोरिटीज़ बनानी है कि जी के कौन से जज की जजमेंट ज़्यादा एलोबरेट होती है और कौन से जज ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने पॉइंट्स को इशू को हाईलाइट करके जो टैक्स पेयर को रिलीफ दे रहा है। और इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपने डेट ऑफ जजमेंट देखनी है ताकि अगर इसके बाद कोई लात तब्दील हो गया तो आपको कम से कम इतना अंदाज़ा हो गया ये जो जजमेंट आई है वो किस कानून से पहले की है और किस कानून के बाद ये जो तब्दील हुआ तो अप्लाई नहीं होनी। तो दूसरे नंबर पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास केस लॉ सर्च इंजन इसकी आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। मुल्तान टैक्स बार ने अपना एक सर्च इंजन एक मेंटेन किया हुआ है। तो हम जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं इस कोर्स के हम उनको यही गुजारिश करेंगे कि ये जो केस लॉज का सर्च इंजन है इस पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें और हमारी तरफ से 3 माह जब तक आप जो भी केस लॉज डिस्कस करेंगे या साइटेशंस के हवाले इसमें आएंगे तो आप इसकी कॉपी इधर से निकाल सकते हैं। ये parklaws.live है, parklaws.com करके भी आप लिखेंगे तो वो खुल जाएगा। .com भी आप करेंगे तो रे parklaws.live की वेबसाइट है ही ओपन हो जाएगी। इसमें आपने सबसे पहले अपना यूज़र बना लेना है। न्यू यूज़र में जाकर आपने रजिस्टर नाउ करना है, अपना आईडी देना है, नाम देना है, ईमेल देना है, कंपनी नेम देना है, सिटी दे के आपने कंफर्म रीड इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लायंस करनी है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल में आपको एक लिंक आएगा और उस लिंक पर करके क्लिक करके आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये मेरा अकाउंट है, मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि जी कैसे हमने इसको इस्तेमाल करना है। ये मैगज़ीन रीडिंग का ऑप्शन है, फिर उसके बाद सर्चिंग है और सर्च लॉ एंड सेक्शन के साथ तक जैसे 121, 122 पर 161 पर सेल टैक्स में सेक्शन 11 में अगर आपको केस लॉ देखना चाह रहे हैं तो आप इसके ज़रिए इसमें सर्च कर सकते हैं। और इसी तरह वर्ड्स, फ्रेज,
केस डिटेल्स का मतलब है कि आप किसी जज के नाम से, पार्टी के नाम से, केस के नंबर के और जो भी हेड नोट में जो चीज़ दी होती है आप उसके ज़रिए जो डिटेल जो होती है आप उसको सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप केस डिटेल में ये कॉलम से में कोई चीज़ लिखेंगे। और एडवांस सर्चिंग है, मीन्स के एडवांस में आप ये जो तमाम जितने भी ऑप्शन ऊपर वाले मौजूद हैं ये तमाम एक जगह मौजूद हैं, और आप इनमें से पार्टी का नाम देकर, लफ्ज़ लिख कर, मैगज़ीन का नाम देकर इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। फिर इनकम टैक्स के सर्कुलर लेटर्स मौजूद हैं, एसआरओ नोटिफिकेशंस मौजूद हैं, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स और इम्पोर्टेंट केस लॉज। और सेल टैक्स के भी इसी तरह सर्कुलर लेटर्स, सर्कुलर जनरल ऑर्डर्स, एसआरओ नोटिफिकेशंस यहाँ मौजूद हैं। इस सर्च इंजन में आपने आपका अकाउंट बना लेना है और हमें ग्रुप पे मैसेज कर देना है ताकि हम इसको 3 माह के लिए एक्टिवेट करवा दें आप। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि जो ग्राउंड्स ऑफ अपील होंगे आपके वो प्रिसाइज़ करने हैं आपने। कानून की भी प्रोविज़न है कि आपके ग्राउंड्स ऑफ प्रिसाइज़ होने चाहिए। बेहतर तो रही है कि प्रोफेशनल अप्रोच रही है कि आपने कम से कम प्रिसाइज़ करके रखना है, और जब आप ड्यूरिंग द हेयरिंग आपने सिर्फ उतना टाइम लेना है जितना कि आप समझते हैं जी कि कम से कम वर्ड मेरा कम से कम अल्फाज में अपना केस कमिश्नर अपील को समझा सकें। जब आपकी बारी आती है तो उस वक्त कम से कम आपने भी आधा घंटा वेट किया होता है, और अब बाहर जब आपकी हेयरिंग के दौरान कई ऐसे दोस्त मौजूद और आपके कोलीग्स मौजूद होते हैं जो आपके बाहर आने का वेट कर रहे होते हैं, तो कमीशन अपील भी इस बारे में अगर आप उसको टू द पॉइंट बात करेंगे और उसको टू द पॉइंट अपने ग्राउंड्स को प्रायोरिटी वाइज अगर आपने बनाया है और जो आपका रेलिवेंट ग्राउंड है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और उसको समझ आ जाती है कि ये बेसिकली केस आपके साथ नाजायज़ बना हुआ है, तो उसी वक्त आपको वो रिलीफ दे देगा, बजाय कि वो आपको आधा घंटा पौना घंटा इसी में समझाने में आप उसको लगा दें, और जब वो समझा भी ना सकें तो उसके बाद प्रॉब्लम रही हो कि वो आपको रिलीफ देने के लिए एक मेंटल उसके माइंड जहन में आपके लिए नेगेटिव अप्रोच पैदा हो जाए, तो मेंटली उसको आपने स्ट्रेस फ्री करना है और उसके साथ ऐसे कंफर्टेबल माहौल में बैठना है जैसे कि आप कम से कम वक्त के लिए उसके पास आए हैं, और मैक्सिमम आपकी कोशिश होगी कि उसको असिस्ट करके वहाँ से चले जाएँ। और फिर इसके बाद जो रिटर्न आर्गूमेंट्स है सबसे अहम टॉपिक है हमारा। रिटर्न आर्गूमेंट्स आपने लाजमी देने हैं। बाज़ दफ़ा हमारी दोस्तों की तरफ से बहुत शिकायत आती हैं कि हमने तो तमाम ग्राउंड्स को डिस्कस किया था कमिश्नर अपील के पास रहा ATIR में, लेकिन हमारे ग्राउंड्स को एड्रेस नहीं किया गया, इन पर फाइंडिंग्स नहीं आई। अगर एड्रेस पे फाइंडिंग नहीं आई तो फिर आप सेकंड फोरम उसके आगे का फोरम में भी वो ग्राउंड नहीं ले सकते। ये प्रिंसिपल है, और जुरिस्प्रूडेंस द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के प्रिंसिपल में ये चीज़ आती है, तो कम से कम आपने रिटर्न आर्गूमेंट्स देना है ताकि आपके पास एक एविडेंस हो कि आपने जो आर्गूमेंट्स है आपका ग्राउंड है इसको आपने वहाँ प्रेस किया है। अदरवाइज़ नेक्स्ट फोरम पर साबित करना जी कि आपने प्रेस किया था और कमिश्नर अपील ने जो भी फोरम है अपीलेट का उसने इस ग्राउंड को डिस्कस नहीं किया, बड़ा मुश्किल होता है। और ये साबित करना बहुत ही नामुमकिन सी बात है कि जी कि आपने कौन सा ग्राउंड किस वक्त कैसे प्रेस किया था, लेकिन वो फैसले में बात नहीं लिखा होता। रिटर्न आर्गूमेंट्स की सबसे अहम बात रहे है कि आप इसकी प्रेस्क्राइब फ़ी पे करके इसकी सर्टिफाइड कापी कमिश्नर अपील से ATIR से भी हासिल कर सकते हैं। ये पार्ट ऑफ द एक तरह का फ़ाइल है, और इस फाइल के पार्ट को कोई भी जो आपने इन सिग्नेचर वहाँ जमा करवाया है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप उसको सर्टिफाइड कापी के ज़रिए अपलोड फॉरम से हासिल कर सकते हैं। पहले नंबर पे इसका टाइटल पेज होगा, और हम जो रिटर्न आर्गूमेंट्स को बात करेंगे वो स्केलेटन आर्गूमेंट्स की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं आईरैक। आईरैक मीन्स इशूज़, रूल, एप्लीकेशन और कंक्लूजन। तो आईरैक में जब हम लीगल फ्रेमवर्क में आएंगे तो फिर हमारे पास जो होगा इशूज़ फॉर जो है हमारे वो डिटर्मिनेशन के लिए हम एक सवाल फ्रेम करके बता देंगे कमिश्नर अपील को कि हमारे इशू जो ऑर्डर है इसके अंदर ये इशू इन्वॉल्व है। उसके ऊपर हम अपनी सबमिशंस देंगे और फिर आखिर में अपनी प्रेयर और फिर रेफरेंसेस देंगे, और इस रेफरेंसेस में हम केस लाज के हवाले देंगे जो हम हमारी सपोर्ट में ऑलरेडी जो कोर्ट्स ने जारी किए हुए हैं। और प्रेयर आपकी तो भी बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए कि जो ऑर्डर नीचे पास हुआ हुआ है वो बिल्कुल ही गलत है, और इसके ऊपर जब आप अपनी सबमिशंस देंगे और प्रेयर देंगे तो उसको डिलीट करने की आप गुजारिश करेंगे कोर्ट से। तो ये रिटर्न आर्गूमेंट्स बने हुए हैं, मैं आपको इसको थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पर दिखा देता हूँ। मसलन कह रहे मेरा इंडेक्स बना हुआ है, और रिटर्न आर्गूमेंट्स के इंडेक्स में मैंने जो जो जैसे रिटर्न आर्गूमेंट्स के साथ रेफरेंसेस लगाए हैं उनको मैंने एनेक्शन नंबर लगाकर उनको नंबरिंग कर दी है, तो ताकि जब कोर्ट
रिटर्न आर्गूमेंट्स को पढ़े तो उसको उसमें भी आसानी आपने और फैसिलिटेट करना है। और फिर उसके बाद ये आपके रिटर्न आर्गूमेंट्स हैं, ये ATIR के लिए बनाए हुए हैं। सेम फॉर्मेट आपने CIR अपील के लिए मेंटेन करना है। और सबसे पहले तो आपने फैक्ट्स ऑफ द केस बताना है कि आपके फैक्ट्स क्या हैं, किस तारीख को ऑर्डर शोकाज हुआ, कितने दिनों में हुआ, और उसके बाद चलते हुए आपने मज़ीद के किस इशू पर हुआ और आपने क्या जवाब दिया और ऑफिसर ने उस जवाब को क्या कंसीडर, मतलब उसको वेटेज दी कि नहीं दी। और उसके बाद आपका ऑर्डर करने के बाद अब आपको ग्रीवेंस है तो आप अपील में आए हैं। ये आपने ब्रीफली उसको इशूज़ टू बी डिसाइडेड कि आप कमीशन अपील से आप क्या चाह रहे हैं, कि जी कौन कौन से इशूज़ वो डिसाइड करेगा, हमारे ऑर्डर में कौन से इशूज़ आप समझते हैं जी कि जिसके ऊपर आप चैलेंज कर रहे हैं। तो ये 73 का केस था, तो उसके ऊपर मैंने इशूज़ बनाए थे। और फिर उसके बाद आपने सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स अपने वो लिखने हैं। और चाहे आप इसको ग्राउंड वाइज बना लें कि हर ग्राउंड प्रेस हो जाए, या फिर आप ग्राउंड वाइज ही नहीं चाहते और सपोर्टिंग द आर्गूमेंट्स में सिर्फ आप अपने इशूज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है तरीक़ेकार। और इसमें आप लॉ की प्रोविंस में साथ डाल देंगे ताकि आप मैक्सिमम कोर्ट को फैसिलिटेट अपने रिटर्न आर्गूमेंट्स के ज़रिए कर सकें। और फिर इसी तरह एक मैंने लेटेस्ट अभी रिटर्न आर्गूमेंट्स एक केस अलग रखा मैंने इस कोर्ट में किया था, जिसमें मुझे टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 कमीशन अपील के बाद मैंने अपील की थी ATIR में। उसको मेंटेन करने के लिए कोर्ट ने कहा था कि पहले आप मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बात करें, और उसके ऊपर मैंने फिर जितने भी रेफरेंसेस थे हाई कोर्ट्स के, जिन्होंने ये कहा था जी के शो कास अगर टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 से पहले का है तो फिर इस पर पुराना लॉ ही अप्लाई होगा। इन ऑर्डर्स को मैंने सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उनकी थोड़ी थोड़ी ब्रीफिंग, इसमें पहले तो सर्कुलर नंबर का एक हवाला दिया, उसको एनेक्सर बनाया। उसके बाद के एक किस्वर सुल्ताना का केस था उसको साथ अटैच किया, और उसका रेलिवेंट जो डेसो था फाइंडिंग का उसको यहाँ पर ब्रीफ बिली लिख दिया। और फिर इस तरह मैंने टैक्स रेफरेंसेस को जितने भी थे, जैसे बानो फैबर का केस आया था, और उसके बाद मोहम्मद इसहाक खान, ये सारे केसेस आपके सामने आ रहे। मैंने उनको ब्रीफली थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर कर फिर उसके बाद सेक्शन 133 की जो प्रोविजन है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन आई थी। तो मेरा फोकस यही था कि एक्सप्लेनेशन के ऊपर टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 उन केसों पर अप्लाई होगा जो पेंडिंग थे प्रायर टू द डेट ऑफ कमिशमेंट ऑफ द सेट एक्ट। मीन्स के कमीशन अपील के पास जिनकी अपील पेंडिंग थी टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट के वक्त, तो उन केसों पर एक्सप्लेनेशन आई है फिनांस एक्ट 2024 में कि वो जो भी अब नेक्स्ट फोरम अवेल होगा कमीशन अपील के बाद, वो हाई कोर्ट होगा। बेसिकली ये हमारा केस सेक्शन 131 की एक्सप्लेनेशन जो दी गई है, इसमें प्रोसीडिंग्स पेंडिंग प्रायर टू द डेट ऑफ कमिशमेंट ऑफ द सेट एक्ट, इससे बाहर था केस। और ऐसा था कि इसकी पेक्यूनियरी लिमिट 2 करोड़ से नीचे का था, कोई 54-55 लाख रुपए का केस था। और हमने इसकी अपील की कमीशन अपील को। टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 एप्लीकेबल हुआ था 3 मई 2024 से, तो हमने इसकी अपील की थी, मिसाल दे रहा हूँ, जून के महीने में जब मेरा फ़ैसला आया। तो इस फैसले को लेकर हम जब हमारे ख़िलाफ़ हुआ था कमीशन अपील से, तो हम ATIR में गए। तो ATIR में जज साहब ने हमें कहा जी कि आप एक्सप्लेनेशन को रीड करें। और एक्सप्लेनेशन में कहा गया था जी कि रेड एक्सप्लेनेशन आई थी, रकम जुलाई 2024 से एप्लीकेबल थी, और इसमें इसको प्रीवियस इफेक्ट देते हुए कहा गया था जी के फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, कि जो भी के प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग थी प्रायर टू द डेट ऑफ द कमिशमेंट ऑफ द सेट एक्ट, कि इस एक्ट के आने से पहले जितनी भी अपील्स पेंडिंग थी बिफोर द फोरम ऑफ द कमिश्नर अपील, तो उनको आपने हाई कोर्ट में जाना है। यहाँ पर एम्बिग्यूटी है लॉ के अंदर कि जब मैंने अपील जो पेक्यूनियरी लिमिट से नीचे की है, और वो मैंने 3 मई 2024 जो कि इफेक्टिव डेट थी टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट, इसके बाद अगर मैंने की है और वो फ़ैसला मेरे पास जुलाई या अगस्त में अगर आया है, तो मेरे पास कौन सा फोरम है। मुझे कहा गया जी कि आप एक्सप्लेनेशन को ज़रा इसको एक्सप्लेन करें कि क्या आपका केस इसमें फॉल करता है तो आप हाई कोर्ट जाएं। और जब मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि नहीं, हमारा तो पेंडिंग ही नहीं था
केस जब पेंडिंग नहीं था तो फिर इसका मतलब यही है कि हम तो इस प्रोविज़ो मेरा इस एक्सप्लेनेशन में फ़ॉल ही नहीं करते, तो उस पर फिर हमें हमारे केस को एंटरटेन कर लिया गया। और इसी तरह फिर आपने केस लास्ट जो आप देना चाह रहे हैं आप इसमें रेफरेंसेस दिए और इस तरह आपके रिटर्न आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा सेक्शन वाइज भी देखेंगे अपने इस कोर्स में कि सेक्शन 121, 122, 161 जो इनकम टैक्स में बड़े अहम है और इसी तरह सेक्शन 11 सेल टैक्स में बड़ा अहम है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसको देखेंगे ताकि ना हमारे पास जो भी ये केस हैं, सारे सेक्शंस हैं, इसमें हमने अपील फाइल करनी है तो हमने कौन से ग्राउंड्स पर और कैसे अपील फाइल करनी है। तो सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं सेक्शन 121 की। तो सेक्शन 121 है वो बेस्ट जजमेंट को डील करता है और इसमें सबसे पहले जो बात की गई है वो है कि जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं होगी, वह स्टेटमेंट फाइल नहीं होगी या कमिश्नर अगर नोटिस देता है ऐसे शख्स को जिसने अपना कारोबार बंद कर दिया है और वो पाबंद था अपनी फाइनल रिटर्न देने के लिए, अगर वो नोटिस के बाद भी रिटर्न नहीं देता और ऑडिट में अगर उसका केस सेलेक्ट हो गया है और ऑडिट में अगर वो कोई भी रिकॉर्ड नहीं देता, एनी का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो एनी रिकॉर्ड इज़ इन ऑडिट इज़ नॉट प्रोवाइडेड, तो उस सूरत में कमिश्नर के पास 121 में बेस्ट जजमेंट करने का अख्तियार है। और यहाँ पे वो क्या गलती होती है कि गलती ये करते हैं जी कि वो एस्टिमेशन बेसिस पर सारा काम करते हैं, एस्टिमेशन बेसिस पर नहीं होगा। यहाँ पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन और मटेरियल है, दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं। कमिश्नर को अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मीन्स के इंक्वायरी करनी है ना, उसका बिजनेस का जो वॉल्यूम है उसको असेस करने के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मेहनत करनी है। सिर्फ ऑफिस में बैठकर उसने उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देख के एस्टिमेट नहीं लगा लेना जी कि पिछले सालों में क्या उसका कारोबार था और इस साल उसका कारोबार क्या है। तो कोई ना कोई उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी या मटेरियल होगा, तो उसके बाद वो 121 में बेस्ट जजमेंट करेगा। इसमें अभी नई प्रोविजन आ गई है कि सेक्टोरियल बेंचमार्क भी अगर नोटिफाई किए गए हैं बाई द बोर्ड, तो उसकी भी कमिश्नर हेल्प लेकर 121 कर सकता है। और इसकी जो लिमिटेशन है वो 2022 तक 5 साल थी फ्राम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर विच इट रिलेट्स। तो बेसिकली जो सेक्शन 122 की लिमिटेशन थी उससे मैच नहीं कर रही थी। उसमें जो 5 साल बनते थे वो प्रैक्टिकली 6 साल बनते थे और इसमें क्योंकि टैक्स ईयर रिलेट का लफ्ज़ लिखा हुआ है कि मेरी जो रिटर्न अगर 2016 की है तो उससे मैंने 5 साल तक इसकी 121 की लिमिटेशन थी। तो इस लिमिटेशन पर प्रॉब्लम्स आए और कई फैसले टैक्स पेयर के हक में हुए कि 1 साल टाइम बार है, अगर 122 में नहीं करना तो उसने 121 में करना है और 121 में जब करेगा कमिश्नर तो फिर वो आखिरी साल में टाइम बार होता था। तो इसको 2022 में फिर 6 ईयर कर दिया गया और अब 122 और 121 की जो लिमिटेशन है वो सेम हो गई है। और फिर ऐसे केस जिसमें 114(5) में कमिश्नर नोटिस देता है ऐसे शख्स को जिसने 5 सालों में अपनी कोई रिटर्न भी जमा नहीं कराई। जब उसने कोई रिटर्न अपनी जमा नहीं कराई और वो उसको नोटिस कमिश्नर के पास अख्तियार हासिल है 114(5) में कि उसको एक से ज़्यादा सालों का नोटिस फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स के पिछले 10 सालों का कोई भी नोटिस उसको दे सकता है कि अपनी रिटर्न जमा कराए। और अगर वो ऐसे शख्स जो कि जिसको 114(5) का नोटिस किया है कि पिछले 10 सालों में से कोई किसी एक साल में 2 साल की या 5 साल की या 10 साल की रिटर्नें उसे मांगी गई हैं, तो कंडीशन उसकी वही होगी कि उसने 5 सालों में कोई भी रिटर्न जमा ना कराई हो। तो उसका जो असेसमेंट ऑर्डर है 121 का वो 2 साल के अंदर अंदर उसने करना है। तो ये हमारा आज का सिलेबस कवर होता है और हम कोशिश करेंगे इसके बाद 122 को डिस्कस करें और फिर इसके बाद केस लॉज को डिस्कस करें। ग्रुप में मैं 121 के रेलिवेंट केस लॉज हैं वो सारे मैं शेयर कर दूंगा, इनको आपने स्टडी करना है। और कल आप सब दोस्तों से यही गुजारिश होगी कि जब हम जूम पर क्लास लें और हमारे साथ हमारे सारे सीनियर्स मौजूद मौजूद होते हैं वहाँ पर, तो आप सब ने उसको अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करना है। आपके पास अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं अपील में वो आपने डिस्कस करने हैं, ज़रूरी नहीं है कि 121 के ही इश्यूज हों। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई अपील पेंडिंग है, हम ये चाहते हैं जी कि वहाँ पे हमारी कलेक्टिव कंसेंसस हो हमारे इश्यूज़ पर और हम हेल्प कर सकें या हमारे जो सीनियर्स हैं वो आप सबकी हेल्प कर सकें कि इस टॉपिक पर इस इशू पर आपको क्या रिलीफ मिल सकता है, इस पर क्या उनसे केस लाज मौजूद है, ताकि आपको प्रैक्टिकली जब आप अपना काम कर रहे हैं तो वो हमारे साथ डिस्कस करके और अपने इशूज़ को रिजॉल्व कर सकें।
इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मोहम्मद इमरान गाज़ी, चेयरमैन एजुकेशन कमेटी, मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।